हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी एकेडमी इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल्स। ये आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड केमिकल ऑपरेटर पीसीएम स्लेस आईटीआई का जो वैकेंसी आया था उसका मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एग्जाम बिफोर एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू रैपिड फायर सीरीज के अंदर जो पार्ट 6 था हमारा वो है। और इसमें मैंने एग्जाम बिफोर एग्जाम इसलिए लिखा है क्योंकि अब हम लोग जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, पहले भी जो किया वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, लेकिन अभी एग्जाम रिलेटेड जो मुझे लग रहा है कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर बन सकता है, आगे जो हमने किया वो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट था। उसमें आपको प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चंस आ चुके हैं 9 10 के या फिर 11 12 के जो भी देखने को मिले थे, उससे रिलेटेड पेपर मैंने बनाया था। उसके बाद आपका जो मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर हो सकता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर्स भी आपका उसमें देखने को मिला था हमें। तो अब जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो रैपिड फायर सीरीज के अंदर ही करेंगे, लेकिन ये आपका एग्जाम बिफोर एग्जाम का कंटेंट रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा सीरीज है, एग्जाम बिफोर एग्जाम सीरीज ऑफ रैपिड फायर सीरीज पार्ट नंबर 6। इससे पहले जो भी मैंने 5 पार्ट दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आप बहुत बड़ा लॉस है आपके लिए, क्योंकि वो 5 पार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो जाके पहले ये 5 पार्ट्स कंप्लीट कीजिए, इसका सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन इज, और मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर फिजिक्स के क्वेश्चन ज्यादा रखें, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत सारे सीरीज में मतलब कम थे, थोड़े केमिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा थे। तो इस बार मैंने ऑलमोस्ट सारे फिजिक्स के क्वेश्चंस लाए हैं, फिर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री अगले पार्ट से मिला के दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट्स टू काइंड ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड। ऐसा प्रॉपर्टी जो डिफरेंशिएट करता है दो काइंड ऑफ चार्जेस को, इक्वालिटी ऑफ चार्ज, पोलरिटी ऑफ चार्ज, फ्रैक्शन ऑफ चार्ज, या फिर नॉन ऑफ द ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पोलरिटी ऑफ चार्ज जो होता है वो डिफरेंशिएट करता है द काइंड ऑफ चार्जेस, टू काइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल। एक मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? -1 0 1 या फिर इनफाइनाइट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, जो मेटल का आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होता है इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन ए गिलास रड इज रब्ड विद सिल्क। अगर गिलास रॉड को सिल्क से रब करते हैं तो क्या होता है? गेन्स प्रोटॉन फ्रॉम सिल्क, गेन्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिल्क, गिव्स इलेक्ट्रॉन टू सिल्क, गिव्स प्रोटॉन टू सिल्क। तो ये आपका क्या करता है? गेन्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिल्क, ये सिल्क से इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर। The work done in moving a unit positive charge over a closed path in an electric field। जब भी closed path कह दिया जाए, जब भी आपको क्वेश्चंस में closed path कहा जाए, तो ये सब वर्ड का आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में वर्क डन कहा जाए इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ओवर ए क्लोज पाथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी क्लोज पाथ का बात करेगा तो आपको याद रखना है कि पहला ऑप्शन देख लेते हैं, ऑलवेज 1, इनफाइनाइट, 0 या फिर नेगेटिव। तो हमेशा आपका जो वर्क डन होता है मूव करने के लिए पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो 0 होता है फॉर क्लोज पाथ। ठीक है, आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5, द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस। अगर कैपेसिटी इंक्रीज करना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का तो क्या होगा? एरिया ऑफ द प्लेट डिक्रीज, एरिया ऑफ द प्लेट इंक्रीज, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इंक्रीजेस, नॉन ऑफ द ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होता है कि एरिया ऑफ द प्लेट इंक्रीजेस। अगर एरिया ऑफ प्लेट इंक्रीज होगा तो कैपेसिटी भी इंक्रीज होगा, क्योंकि जो कैपेसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। तभी आपका जब हम एरिया को इंक्रीज करेंगे तो साथ साथ उसका कैपेसिटी भी क्या होगा? आपका इंक्रीज होगा। आपको ध्यान रखना है ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर से आपका, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फीयर इज 0, increases from center to the surface, decreases from the center to the surface, remains constant from center to the surface। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर, तो वो आपका रिमेन्स रहता है कांस्टेंट फ्रॉम द सेंटर टू द सरफेस। सेंटर से लेके सरफेस तक आपका कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर सेंटर से लेके सरफेस तक आपका जो भी पोटेंशियल होता है इस सरफेस तक, वो आपका क्या होता है? तो आपका कांस्टेंट रहता है। आपको ध्यान रखना है ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन, a surface that has the same electrostatic potential at every point on it is known as। ठीक है, अगर सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेम होगा तो उसे क्या कहा जाता है? तो इक्वल पोटेंशियल सरफेस, सेम पोटेंशियल सरफेस, इक्वी मैग्नीट्यूड सरफेस, या इक्वी पोटेंशियल सरफेस। द करेक्ट आंसर विल बी इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर क्वेश्चन नंबर 7। Option 4 is the correct answer। The work done against electrostatic force gets stored in which form of energy। जो वर्क हम लोग करते हैं, वर्क डन करते हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये कौन से फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है? तो पहला आंसर है थर्मल एनर्जी, सेकंड इज काइनेटिक एनर्जी, थर्ड इज पोटेंशियल एनर्जी, एंड द फोर्थ इज सोलर एनर्जी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है, जो भी एनर्जी स्टोर होता है वो सारा का सारा आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर
8. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए ह्यूमन बॉडी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको ये लर्न कर लेना है। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन है आपका 12 वोल्ट 12 ओम, सेकंड इज 120 किलो ओम, थर्ड इज 12 किलो ओम एंड फोर्थ इज 2 ओम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 9 का करेक्ट आंसर होगा 12 किलो ओम। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ओमिक रेजिस्टेंस? इनमें से नॉन ओमिक रेजिस्टेंस कौन सा है? लैम्प फिलामेंट, कॉपर वायर, कार्बन रजिस्टर या फिर डायोड? तो जो डायोड होता है वो आपका नॉन ओमिक रेजिस्टेंस होता है। जिसमें नॉन ओमिक रेजिस्टेंस होता है उसे हम लोग डायोड। नेक्स्ट पार्ट है आपका, करंट डेंसिटी जो है वो स्केलर है या वेक्टर है? बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम होता है कि करंट डेंसिटी जो है वो स्केलर होगा या फिर वेक्टर होगा। तो करंट हमारा स्केलर होता है, तो हमको कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि आपका जो ये करंट डेंसिटी है उसे भी सॉरी स्केलर ही लिख देते हैं, लेकिन वो हमेशा गलत होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो। ठीक है, तो आपको देखना है कि ये आपका जो भी पार्ट है, मतलब करंट डेंसिटी क्या होता है। तो करंट डेंसिटी आपका जो होता है, तो करंट पर यूनिट जो उस एरिया या वॉल्यूम भी हम कह सकते हैं, करंट पर यूनिट एरिया या वॉल्यूम जो होता है वही आपका करंट डेंसिटी होता है। तो करंट डेंसिटी, करंट जो होता है वो तो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन जो आपका करंट डेंसिटी होता है वो आपको ध्यान रखना है कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये आपका क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये स्केलर क्वांटिटी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका स्केलर था, फिर वेक्टर था, डायमेंशनलेस क्वांटिटी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज योर वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका, question number 12, the resistivity of a certain metal or alloy drop to zero when they are cooled below a certain temperature, this phenomena is called। रेजिस्टिविटी जो होता है सर्टेन मेटल या फिर एलोय का क्या हो जाता है? जीरो को ड्रॉप कर जाता है जब हम लोग उसे कूल करते हैं सर्टेन टेम्परेचर से भी नीचे। तो उसे क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है कंडक्टिविटी, सेकंड इज पार्शियल कंडक्टिविटी, थर्ड इज सुपर कंडक्टिविटी एंड द फोर्थ इज नॉन कंडक्टिविटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुपर कंडक्टिविटी, जो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है द opposition offered by the electrolyte of the cell to flow of current through itself। तो जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो हम लोग पढ़े थे आपका, जो आपका ये लिक्विड हम लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में, जो इलेक्ट्रोलाइसिस का जो हम लोग प्रोसेस करते हैं, तो उसमें आपको ऑब्वियसली पता है, हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है और हमने ये आपका फिजिक्स में भी पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। तो जो लिक्विड हम लेते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसके अंदर भी एक रेजिस्टेंस बनता है। तो वो जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है आपका? वो आपका क्या करता है कि जो फ्लो होता है करंट का थ्रू द सेल, उसको क्या करता है? आपका ऑपोजिशन ऑफर करता है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो स्मॉल आर से हम लोग डिनोट करते हैं, और उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, नॉन रेजिस्टेंस या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो उसे हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 फॉर क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट आई कैरिंग ए करंट कॉइल ऑफ रेडियस आर एंड द नंबर ऑफ टर्न्स एन वेराइज विद। तो इसमें एन जो होता है वो किससे वेराई करता है? तो एन जो होता है वो आपका आर स्क्वायर से वेराई करता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जो रेडियस होता है कोइल का उसके स्क्वायर से वेराई करता है। तो ऑप्शन में आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर, 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होगा? बहुत बार ये पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन अच्छा। सो द एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय डाइन, ओम, टेस्ला या फिर वोल्ट। तो ये आपका टेस्ला से दिया जाता है जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका एसआई यूनिट। क्वेश्चन है आपका, साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस यूज्ड टू। साइक्लोट्रॉन का काम क्या है? तो स्लो डाउन चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेट द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, स्टॉप द चार्ज पार्टिकल, नॉन ऑफ द ऑप्शन। जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्या करता है? साइक्लोट्रॉन का काम ही होता है कि ये आपका एक्सेलरेट कर देता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को, एक्सेलरेट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 जो है, वन गोस का वैल्यू कितना होता है? तो गोस को हम लोग टेस्ला में किस तरीके से लिखते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो गोस होता है उसे हम लोग टेस्ला में जब लिखते हैं तो आपका हम लोग लिखते हैं 10 to the power -4 टेस्ला। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। बहुत बार ये पूछा जाता है कि टेस्ला और गोस के बीच क्या रिलेशन होता है। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन है कि 10 to the power -4
टेस्ला इज योर वन गोस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये थोड़ा मुझे मतलब टाइप करने में मिस्टेक हो गया है, ये सब पावर में आपको ध्यान रखना है, ये जितने भी चीजें ये सब आपके पावर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, लॉरेंज फोर्स क्या होता है? तो लॉरेंज का जो फॉर्मूला था उसमें लॉरेंज ने बताया था कि कोई भी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज आपका रहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आपका चार्ज रहता है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी आपका वहां पे बनता है। तो अगर कोई चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो चार्ज फ्लो करता है उसमें उसके ही कारण आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। तो वो चार्ज पे जो चार्ज होता है आपका उस पे क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है और साथ में आपका मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम लोग बी से देते हैं वो भी प्रोड्यूस होता है। तो ये दोनों प्रोड्यूस होता है फॉर ए मूविंग चार्ज। ठीक है, कोई भी मूविंग चार्ज के लिए जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में कोई चार्ज मूव करेगा तो उसके लिए क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रोड्यूस होता है, आपको ध्यान रखना है। तो ये लॉरेंज ने बताया था, ये पूछा जा सकता है आपसे, आपको ध्यान रखना है। तो इसने इन्होंने क्या फॉर्मूला दिया था, तो इन्होंने ये फॉर्मूला दिया था कि जो लॉरेंज फोर्स का ये फॉर्मूला दिया था इन्होंने, तो इन्होंने कहा था कि ये जो इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा दोनों क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा। तो क्यू वी क्रॉस बी जो हम लोग लिखते हैं, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, और हमें पता है कि हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए क्या लिखते हैं, तो क्यू ई। ठीक है, जो फोर्स होता है दोनों का सम होता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स का और इलेक्ट्रिक फोर्स का, दोनों का आपका सम होता है। तो यहाँ से क्यू अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका वी बी, दैट इज वी क्रॉस बी। ठीक है, और ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, आपको ये ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है कि ये जो v होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है v के साथ, दैट इज बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। और प्लस आपका क्या बचता है, तो यहाँ से आपका प्लस ई बचता है, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमें दिख गया कि ये कौन सा करेक्ट होगा। तो इसमें तो प्लस है, इसमें माइनस है, इसमें मल्टीप्लाई है लेकिन प्लस नहीं है पीछे, इसमें मल्टीप्लाई एंड प्लस, तो ये करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो जो कॉन्सेप्ट होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का वो किन्होंने दिया था, तो न्यूटन, एम्पियर, मैक्सवेल या फिर फ्लेमिंग। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मैक्सवेल ने बताया था डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। बहुत बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ध्यान, मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ उन्हें रिकॉल करते चलिए, बिकॉज दिस ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट द नेम ऑफ द सीरीज इज एग्जाम बिफोर एग्जाम इन रैपिड फायर सीरीज। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल हाइपोथेसिस ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव राइज टू, अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है तो वो किसको राइज देता है, तो आपका इंड्यूस ईएमएफ, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैक्सवेल का हाइपोथेसिस में ये जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो राइज होता है, उन्होंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड का इसमें आपका राइज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव्स दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स। कौन बताता है कि क्या चीज प्रूव करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो आपका क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। रिफ्लेक्शन बताता है, डिफ्रेक्शन बताता है, या इंटरफेरेंस बताता है, या पोलराइजेशन बताता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 होगा, दैट इज पोलराइजेशन आपका बताता है मैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रांसवर्स है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। अगर हमें सॉलिड का स्ट्रक्चर को इन्वेस्टिगेट करना है तो कौन से रेस का यूज होता है, गामा रेस, इंफ्रारेड रेस, एक्स रेस या कॉस्मिक रेस। तो आपका एक्स रेस का यूज हम लोग करते हैं अगर हमें इन्वेस्टिगेट करना है स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड। ठीक है, इस पार्ट है आपका when is the conduction current is same as the displacement current। conduction current same कब होता है displacement current के, तो when the source is AC, when the source is DC, when the source is either AC या DC, when the source is neither DC या AC। तो कुछ भी सोर्स हो आपका AC हो या DC हो, आपका कंडक्शन करंट जो होता है सेम होता है डिस्प्लेसमेंट करंट के, आपको ध्यान रखना है। the conduction current will be same as your displacement current for either AC or for either। Question number 24, an electromagnetic wave can be produced when the charge is। electromagnetic wave कब produce होता है, जब चार्ज क्या होगा आपका moving in a circular orbit, moving with a constant velocity। उसके बाद falling in electric field both A and B। तो जब भी कोई चार्ज आपका सर्कुलर ऑर्बिट बनाता है तो उसका जो वेलोसिटी होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है हर डायरेक्शन में। आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि उसका वेलोसिटी भी क्या होता है, हर डायरेक्शन में आपका कांस्टेंट ही देखने को मिलता है। इसीलिए जो आपका ऑप्शन नंबर ए है और ऑप्शन नंबर बी है, इस क्वेश्चंस के लिए दोनों ही वैलिड है। ठीक है, तो बोथ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24।
Number 25, the ratio of the contributions made by the magnetic field and the electric field component to the intensity of an electromagnetic wave. तो इंटेंसिटी जो होता है आपका रेशियो जो है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसका रेशियो क्या होगा, 1:1, C:1, C²:1, रूट ओवर C:1. तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1:1. आपको ध्यान रखना है. ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेंस इन इंडिया. इंडिया में एसी मेंस का फ्रीक्वेंसी क्या है. तो एसी मेंस का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होता है जो हमारे इंडिया में देखने को मिलता है. हमारे जब भी बिल आता होगा तो हम उसमें आपका फ्रीक्वेंसी जो है वो देख सकते हैं कि 50 हर्ट्ज हमेशा दिखाया जाता है. तो 50 हर्ट्ज आपको जब भी कोई फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछे कि एसी मेंस का फ्रीक्वेंसी क्या है जो फिक्स होता है, वो आपका क्या होगा. तो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 50 हर्ट्ज. नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 27, एन अल्टरनेटिंग करंट कैन बी प्रोड्यूस बाय. एक अल्टरनेटिंग करंट क्या चीज से प्रोड्यूस होता है. तो आपका ऑप्शन में क्या क्या है, चॉक कॉइल से, डायनेमो से, उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसफार्मर. तो आपका जो डायनेमो होता है वो आपका प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक करंट. आपको ध्यान रखना है. ऑप्शन नंबर 2 इज योर. Next, which of the following circuit exhibit maximum power dissipation? तो power inductive circuit, power capacitive circuit या pure resistive circuit या फिर none of the above. तो आपका जो pure resistive circuit होता है वही आपका maximum power dissipation produce करता है. क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 है. और एक चीज आपको याद रखना है कि जो पावर फैक्टर होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है. जो पावर फैक्टर होता है आपका वो 1 होता है फॉर रेजिस्टिव. ठीक है, जब आपका रेजिस्टिव रेजिस्टिव होता है, मतलब रेजिस्टेंस का आपका हम लोग लेते हैं, मतलब रेजिस्टिव सर्किट लेते हैं, रेजिस्टिव जब सर्किट लेते हैं दैट इज, उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा. तो पावर फैक्टर 1 हो जाता है. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है इसे. क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट हैपेंस टू द क्वालिटी फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट इफ द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज. जब रेजिस्टेंस को क्या कर दिया जाए, आपका इंक्रीज कर दिया जाए, तो एलसीआर सर्किट में क्या होता है. तो इट इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स द सेम या नॉन ऑफ द अबव. तो जब क्वालिटी फैक्टर का बात आया तो क्वालिटी आपका क्या हो जाएगा. ऑब्वियस सा बात है कि जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका फ्लो ऑफ करंट डिक्रीज हो जाएगा, उसके कारण आपका जो रेजिस्टिव ये जो क्वालिटी फैक्टर है वो भी आपका क्या होगा, तो इट विल बी डिक्रीजेस. ओके. क्वेश्चन, which of the following statement is true about the LCR circuit connected to an AC source at resonance. ठीक है, जब रेजोनेंस का बात आता है तब आपका इनमें से कौन सा सही है. R इक्वल्स टू द अप्लाइड वोल्टेज, R इज जीरो, C इज जीरो, या इक्वल्स टू द अप्लाइड वोल्टेज, L इज इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज. तो इन केस ऑफ रेजोनेंस, एट रेजोनेंस आपको ध्यान रखना है कि आपका जो R है वो इक्वल हो जाता है आपके अप्लाइड वोल्टेज के. द R इज इक्वल टू योर अप्लाइड वोल्टेज. जितना भी वोल्टेज आपने अप्लाइड किया है, सपोज मैं यहाँ पे आपको V से डिनोट कर देता हूँ, या फिर नहीं डिनोट करता, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल होता है. आपको ध्यान रखना है. द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज, R इज इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज इन केस ऑफ रेजोनेंस. Question number 31, what happens to the kinetic energy of the emitted electron when the light is incident on a metal surface. तो आपका काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है जब हम लोग कोई भी लाइट को इंसिडेंट करते हैं किसी भी मेटल सरफेस में. तो आपको पता ही है कि लाइट जब हम इजेक्ट करते हैं, एच न्यू का जो फोटोन हम लोग कहते हैं, तो इसमें से क्या होता है आपका बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होता है. ये वाला तो हमने पढ़ा ही है डायग्राम, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा शो करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको. ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं. तो ये जो होता है इसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो किसके साथ वेराइज करता है. तो इट वेराइज विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, वेराइज विद लाइट इंटेंसिटी, इट वेराइज विद द स्पीड ऑफ द लाइट, और लास्टली आपका है इट वेराइज इरेगुलरली. तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका वेराई करता है, जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के साथ वेरी करता है. ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये चीज. नेक्स्ट जो नंबर 32, who gave the theory of quantization of electric charge. क्वांटाइजेशन किसने दिया इलेक्ट्रिक चार्ज का. जे थॉमसन, थॉमसन नहीं होगा यहाँ पे, थॉमसन होगा. विलियम क्रुक्स, आर ए मिलिकन, विलियम हॉलवेक. तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर ए मिलिकन. आर ए मिलिकन ने क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में. नेक्स्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डज द वेव थ्योरी ऑफ लाइट नॉट एक्सप्लेन. वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या चीज एक्सप्लेन नहीं करता है. जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट हमने पढ़ा उसमें क्या एक्सप्लेन नहीं हुआ था. तो डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन नहीं हुआ था, या फोटो करंट, या फिर पोलराइजेशन, या इंटरफेरेंस. तो ये जो तीनों पार्ट है आपका, डिफ्रैक्शन का पार्ट है, पोलराइजेशन या फिर इंटरफेरेंस, सब यहाँ पे आपका क्या हुआ था,
हमने डिस्क्राइब किया था, लेकिन आपका सिर्फ और सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कुछ एक्सप्लेन यहाँ नहीं हुआ था। वो तो आपका फोटो इलेक्ट्रिसिटी में जो पार्ट हमने पढ़ा था उसमें आपका एक्सप्लेन हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, दैट द वेव थ्योरी ऑफ लाइट डज नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे जो रूम टेम्परेचर पे होगा वो क्या होगा। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए। मैंने पहले भी कहा था कि आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ये इंट्रिंसिक का होमवर्क क्वेश्चंस देखने जाएंगे तो आपको वहां पे खुद एक्सट्रिंसिक का भी मिलेगा। तो आपको दोनों का कमेंट करके मुझे बताना है कि इंट्रिंसिक में क्या होता है और एक्सट्रिंसिक में क्या होता है। तो इससे आपको एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चंस और देखने को मिलेगा। सो प्लीज गो टू गूगल एंड सर्च इट, या फिर कोई बुक आप फॉलो करते हैं तो बुक में देखिए, लेकिन मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए, क्योंकि यही आपकी तरफ से क्या होगा, मेरे लिए मोटिवेशन होगा कि आप भी पढ़ रहे हैं हर एक पार्ट को और अच्छे से फॉलो भी कर रहे हैं हर एक क्वेश्चंस को। नेक्स्ट पार्ट, the next question, which of the following is the drawback of the amplitude modulation? Noise reception, low efficiency, low operating range, या all of the above? ठीक है। सो द लास्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो योर होमवर्क। तो मैंने बेसी होमवर्क नहीं दिया आपको, बस और बस 2 होमवर्क दिए हैं। मैं देखता हूँ कि कितने लोग डेडिकेटेड है इस चीज को लेके, इस एग्जाम को लेके, और कितने लोग कमेंट करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में फॉर क्वेश्चन नंबर 34 एंड 35। ठीक है, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये 2 क्वेश्चंस को आपको होमवर्क दिया है। सो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जिन्होंने भी अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। और आपको लिंक सारा का सारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जितने भी पार्ट इससे पहले करा चुका है मैंने। और आपको एक पार्ट मैंने बनाया था स्ट्रेटेजी वीडियो का, जिसका अभी व्यू बहुत अच्छा खासा हो गया है। तो स्ट्रेटेजी या फिर आइडिया फॉर द एग्जाम मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी मिल जाएगा। तो अभी तक आपने नहीं देखा तो जाके देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे सोर्स आपको बताया कि आप कहाँ से बाकी सब जो पार्ट है, जितने भी रीजनिंग के पार्ट है या प्लस मैथ्स के पार्ट है, इंग्लिश के पार्ट है। मैंने पहले भी कहा था कि आप खाली पीसीएम पढ़ के एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, और जीके के जितने भी पार्ट है तो वो मैंने आपको वहां पे सोर्स आपको बता दिया है कि मेरे चैनल में ये सब वीडियो पहले से बना हुआ है, क्योंकि दिस इज द सेम सिलेबस ऑफ जूनियर असिस्टेंट विच हैज बीन केम इन ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो एग्जाम पैटर्न सेम रहता है ऑयल इंडिया लिमिटेड का, जूनियर असिस्टेंट का, या कोई भी एग्जाम का हो। ठीक है, बस इसमें आपको एक्स्ट्रा जो पढ़ना है वो आपका क्या पार्ट था, जूनियर असिस्टेंट में आपने किया था कंप्यूटर, जो कि आपको कंप्यूटर यहाँ पे नहीं पढ़ना। तो कंप्यूटर से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। बाकी जितने पार्ट है कंप्यूटर से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन बाकी जितने पार्ट है पीसीएम का तो मैं यहाँ पे साइड बाय साइड आपको लेके चल ही रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, एप्टीट्यूड और जीके का टाइम नहीं है। इसलिए जितने पार्ट मैंने कराए हैं, जितने एनालिसिस वीडियो कराए, आप जाके देखिए, उसी में से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, बिकॉज द पैटर्न इज ऑलमोस्ट एवरी टाइम रिपीटेड इन ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज। डिस्क्रिप्शन में आपको सारा लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं अगले क्लास में, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो। जो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा पे किया हुआ कंटेंट, वो आपका इस फ्री कंटेंट का एक्सेस कर सके और एग्जाम अच्छा कर सके। ठीक है, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू गाइस।